हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज हम इंडियन पॉलिटी का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर 17, जिसमें कुछ बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इंडियन पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो हम लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस ट्री के ऊपर अवेलेबल करवा दिए हैं। आप लोग वहां पे जाके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों के पास रहेंगे। आज के लेक्चर में जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लैंग्वेजेस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, यूनिटरी फीचर्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना, आज का लेक्चर जो है वो काफी हद तक जितना अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी में डिस्कस किया है उसका एप्लीकेशन रहेगा। तो एक तरह से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा इंडियन पॉलिटी का। उसके साथ जैसे आज इंडियन पॉलिटी हमारा खत्म हो रहा है, तो जैसे ही आप सब लोगों को पता है हमारा 5 एमसीक्यूज अ डे सीरीज चल रहा है, जिसमें हर रोज आप लोगों के सामने या आप लोगों के साथ 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। तो अगले हफ्ते से इंडियन पॉलिटी के भी 5 एमसीक्यूज जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। और टारगेट मैं आप लोगों को दे देता हूं। सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा पहला लेक्चर है, उसके ऊपर 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब नेक्स्ट वीक में हमारा पॉलिटी का क्विज होगा 5 एमसीक्यूज का, तो उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। इसके साथ साथ ही हमने 16-17 लेक्चर्स में, टोटल 17 लेक्चर्स में इंडियन पॉलिटी को खत्म किया है। काफी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमने बहुत ज्यादा गहराई में डिस्कस नहीं की, पर देखिए ईपीएफओ में उतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग लेक्चर के साथ जो आपको नोट्स दिए हैं, या अगर आप लक्ष्मीकांत रीड कर रहे हो, तो उसके थ्रू जो है वो अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, प्रिपरेशन जितनी ज्यादा करोगे, जितनी अच्छी होगी, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि यूपीएससी से इस एग्जाम को कंडक्ट करता है और यूपीएससी का पेपर का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो हमेशा ही अच्छा रहता है। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए यार, इसके बारे में तो बहुत गहराई में बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार हम लोग अपने लेक्चर में आर्टिकल 368 को यूज करते हुए आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट की जाती है तो वो आर्टिकल 368 के थ्रू की जाती है। आसान भाषा में याद रखिए, जब भी आर्टिकल 368 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाएगी तो उसके दो तरीके रहेंगे। पहला तरीका, या तो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू सिर्फ पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देगी। आई थिंक ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। या कभी कभी पार्लियामेंट के बाद, मतलब पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट को पास कर दिया, उसके बाद आधी से ज्यादा स्टेट्स की या 50% ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 50% से ज्यादा स्टेट जो है वो रेटिफाई करेंगी, अप्रूव करेंगी, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। अब देखिए, स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे स्टेट्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनडायरेक्टली बिल्ड है, उसको सेटिस्फाई करती हैं। तो देखिए, जैसे अगर मान लो आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में चेंज करना चाह रहे हो, तो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट तो एक बिल पास करेगी, उसके बाद वो स्टेट्स के पास जाएगा। अब मान लो टोटल आपकी 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, तो 50% कितना रह गया आपका? 14। तो 14 या 14 से ज्यादा स्टेट्स जब हाँ कर देंगी, अप्रूव कर देंगी उस स्पेसिफिक अमेंडमेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो उस स्पेसिफिक अमेंडमेंट के पास के ऊपर जो है वो साइन करेगा। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा ही रहता है कि पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजोरिटी, अब देखो स्पेशल मेजोरिटी आपको पता ही है क्या है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है, पहला तो टोटल 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितने टोटल स्ट्रेंथ है, मेंबरशिप है, उनका 50% से ज्यादा हाँ करे, और उसके साथ साथ जितने लोग आए हों उनका 2/3 से ज्यादा जो है वो उस स्पेसिफिक अमेंडमेंट के बिल में, उस स्पेसिफिक अमेंडमेंट के फेवर में वोट डाले, तब जाके स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंडमेंट पास होती है। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो क्या है कि पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट एग्री किया, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी। कुछ सिचुएशन में, जो कि 4-5 चीजें, 5-6 तरीके हैं, 5-6 चीजें हैं, जब 5-6 प्रोविजंस हैं जिनमें अगर आप लोगों ने संशोधन करना है। जैसे फर्स्ट प्रोविजन इज मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंज करना है तो स्टेट्स की, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि 28 में से आपको 50% या 50% से ज्यादा स्टेट्स की रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, अगर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, हम लोगों ने सेंटर स्टेट रिलेशन में देखा था कि यूनियन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, कैसे उन दोनों का रिलेशन जो है वो आपस में एस्टेब्लिश होता है। अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स या इनके नेचर में कोई चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जैसे जीएसटी था जो कि फाइनेंशियल लेजिस्लेशंस की बात करता था, तो जब जीएसटी में चेंज हुआ तो पार्लियामेंट के बाद वो आपकी 50% से ज्यादा स्टेट ने जैसे उसको रेक्टिफाई किया, फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया, तब जाके जीएसटी जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुआ थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए कि जीएसटी जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। इसके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा के अंदर, या आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 के अंदर अगर आप लोग अमेंडमेंट कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, तब आपको स्टेट्स के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मल पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो ये था आपका थोड़ा सा आर्टिकल 368 के बारे में। अब देखिए, अगर आर्टिकल 368 की बात की जाए तो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब लोगों को पता है टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मैं आज डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को। ये आप लोगों के लिए एक तरह से रिविजनरी पर्पसेस भी होगा, क्योंकि मोर और लेस काफी ऐसी अमेंडमेंट है जो हम लोग इनडायरेक्टली लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। जैसे सबसे पहले 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। देखिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 तब पास हुआ था जब हम लोगों ने बेरूबरी यूनियन के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो अपना कुछ टेरिटरी जो है, बेरूबरी यूनियन का कुछ टेरिटरी जो है वो उस जमाना का जो पाकिस्तान था उसको देगा। तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसी तरह का प्रोविजन नहीं है कि इंडिया जो है वो अपनी टेरिटरी किसी और देश को दे सकता है, तो यही कारण था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को अप्रूव करने के लिए अमेंडमेंट करनी पड़ी, और वो अमेंडमेंट थी 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें इंडिया ने अपनी टेरिटरी जो थी वो पाकिस्तान को दी थी। क्लियर? उसके बाद जो सेकंड आपका जो अगला इंपॉर्टेंट है वो एक आपका है 10th अमेंडमेंट 1961 और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। अब देखिए 10th और 12th की खासियत क्या है, यहाँ पे आपके देश के अंदर, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नई यूनियन टेरिटरीज को ऐड किया गया था। मतलब पहले यूनियन टेरिटरीज बनी थी, उसके बाद उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। क्लियर? अब आर्टिकल 240 और आर्टिकल 240 और फर्स्ट शेड्यूल आप सब लोगों को पता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज के साथ जो है वो डील करता है, तो उसमें इसको परिवर्तित किया गया था, उसमें चेंज किया गया था। अगर मैं आर्टिकल 240 की बात करता हूं तो आर्टिकल 240 जो है ये प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करता है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है टू मेक सर्टेन रेगुलेशंस फॉर यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के लिए रेगुलेशन बनाने की। तो आप सब लोगों को पता है दादरा एंड नगर हवेली है, या जो आपका दमन एंड दीव है, वहां पे पार्लियामेंट जो आपका प्रेसिडेंट है, ही हैज द पावर टू मेक सर्टेन रेगुलेशंस या मेक सर्टेन काइंड ऑफ लॉज। जो प्रेसिडेंट की रेगुलेशंस बनती हैं वो एक तरह से कानून की तरह ही, पार्लियामेंट के कानून की तरह ही काम करते हैं। तो 240 के अंदर तो ये ध्यान रखेंगे, दादरा नगर हवेली जो है वो आपकी यूनियन टेरिटरी बनी थी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। गोवा, दमन एंड दीव जो थी उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था थ्रू 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। क्लियर? डन? अब देखिए उसके साथ ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1963 में, जहां पे नागालैंड जो है उसको 371A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जहां पे नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जहां पे नागालैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वहां के जो कस्टम्स हैं, जो वहां के लोकल कल्चर है, उसको प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन लॉज में चेंज कर सकती है। तो नागालैंड को 371A आर्टिकल के थ्रू स्पेशल स्टेटस जो है वो प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना 370 आर्टिकल स्पेशल स्टेटस नहीं था, मतलब 371 आर्टिकल में ही ए बी सी डी इस तरह से अलग अलग राज्यों को जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया गया है। सिक्किम को दिया गया है, जिस तरह से नागालैंड को दिया गया है। क्लियर है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, काफी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास जो है वो 371 आर्टिकल के अंदर स्पेशल जो है वो आपकी पावर्स हैं। नन, क्योंकि इनका कल्चर थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका साइज उतना बड़ा नहीं है, इसलिए उनको कई जगहों पे जो है वो कुछ रियायतें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। और आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा आर्टिकल 170 के बारे में। आर्टिकल 170 जो है वो आपका रिगार्डिंग दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जहां पर मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम सीट्स जो है वो 500 हो सकती हैं, मिनिमम सीट्स जो है आपकी 60 हो सकती है। तो आई थिंक हम लोगों ने देखा था जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे थे कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 60 से भी कम है। तो वो क्यों कम है? क्योंकि जो 371 आर्टिकल के अंदर अलग अलग क्लॉजेज हैं, उनके अंदर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। डन? उसके बाद नेक्स्ट आपकी अमेंडमेंट है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई थिंक ये सब लोगों को याद ही रहेगा, जहां पे पौंडीचेरी जो है उसको इंडियन यूनियन के अंदर ऐड किया गया था। और पौंडीचेरी जब ऐड की गई थी तो उसमें 2 आर्टिकल्स, अगेन क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनी तो 240 आर्टिकल में भी उसके लिए चेंज किया जाएगा। उसके साथ एक नया आर्टिकल बना था 239A। ये वो अमेंडमेंट है जिसके थ्रू
यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनने की पावर, बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास चली गई थी। तो पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरीज एक्ट पास किया था लेजिस्लेशन के लिए, और जब यूनियन टेरिटरी एक्ट पास हुआ उसके बाद पौंडीचेरी, पुडुचेरी में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, और आज भी आप लोगों को दो लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक पुडुचेरी के अंदर देखने को मिलती है और एक दिल्ली के अंदर। तो पुडुचेरी के अंदर जो बनी थी वो आपकी 239A आर्टिकल के बाद बनी थी। ये हम बड़ी डिटेल में अपने लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं, वो आपकी है 42nd अमेंडमेंट 1976। अब देखिए यार, 42nd अमेंडमेंट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंज हुआ था, बहुत ज्यादा इसको चेंज किया गया था, परिवर्तित किया गया था। जैसे प्रियम्बल में आपके सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। प्रियम्बल में हम इसको गहराई में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे भी हमने इस टॉपिक को देखा था। तो अगेन एक तरह से आपका रिवीजन है। जो 7th शेड्यूल था, आप सब लोगों को पता है, जहां पे स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को शिफ्ट किया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें पहले 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और तो जैसे ही 47 सब्जेक्ट्स में 5 नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए, तो आज के टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट में आप लोगों को 52 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इसको देख रहा है तो उसको लगेगा थोड़ा जल्दी है, पर क्योंकि हम ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ इसको मैं एक तरह से रिवीजन के रूप में ही ले रहा हूं। उसके बाद आपका आर्टिकल 51A ऐड किया गया था। अगेन इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग दी फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, पहले आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बाद में एक और आपकी फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी गई है आज, क्योंकि आपकी 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो जल्दी से बताएंगे सारे के सारे शाबाश कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका जो 51A आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, उसमें जो 11th, उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं ऐड की गई थी, मतलब 10 की गई थी, जो 11th आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी है, और उस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, मतलब 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई और उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। इसके साथ पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ चीजें चेंज की गई। देखिए, 42nd अमेंडमेंट के पहले क्या रहता था कि जो प्रेसिडेंट था वो ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही काम करता था, जो कि अभी तक हम लोगों का कंसेप्ट है, हमें पता है। पर तब वहां पे ये चीज नहीं मेंशन की गई थी कि प्रेसिडेंट जो है उसको कैबिनेट की एडवाइस या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी ही पड़ेगी। पर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पहली बार ऐड किया गया, जहां पे कहा गया कि जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, वो एडवाइस प्रेसिडेंट को कंसीडर करनी ही पड़ेगी, वो उसको मना नहीं कर सकता है। कहानी समझ आई? अगली अमेंडमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा। दूसरी चीज क्या आ गई, हम सब लोगों को पता है, जब आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच का रिलेशन देखा था, तो हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो वो नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा डीपीएसपी से ऊपर रहते हैं। पर क्योंकि उस टाइम पे सरकार जो थी वो चाह रही थी ऐसे लॉज पास करना जिसमें सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस बहुत जल्दी प्रदान किया जा सके। पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब सरकार एक किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए कानून बना रही थी, तो उसमें दूसरे सेक्शन के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो वायलेट हो जा रहे थे। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट की वायलेशन बहुत हो रही थी, जिसके लिए पार्लियामेंट या जिसके लिए जो आपका गवर्नमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा लिटिगेशंस का सामना करना पड़ रहा था। और उसके बाद केशवानंदा भारती केस ने तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ऑन दी पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई अमेंडमेंट की। इसको ढंग से सुनना, आज ये नहीं है पर 42nd में ऐड की गई थी। तब कहा गया कि जब भी पार्लियामेंट डीपीएसपीस के थ्रू एक्ट पास करेगी तो वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर सकती है। आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरह से वायलेट हो सकता है। ये अमेंडमेंट बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई, लेकिन हाँ, इसमें ये ऐड किया गया था जहां पे एकदम डीपीएसपीस को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रख दिया गया था। इसके साथ जो था वो जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी उसको खत्म कर दिया गया था। इसके साथ आर्टिकल 223A 223B ऐड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। 233A जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जिनमें जो आपके जॉब्स में लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेंटर के अंदर है, स्टेट के या आपके स्टेट में लोग काम कर रहे हैं, उनकी ग्रीवियंसेस को हैंडल करने के लिए 2 आर्टिकल डाले गए। एक आर्टिकल डाला गया था 232
323A और दूसरा आर्टिकल डाला गया था 323B, जिसमें बाकी मैटर से रिलेटेड, जैसे पंचायतों रिलेटेड कोई आपको जो है वो प्रॉब्लम है या आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा उसको दिया गया आर्टिकल 323A और 323B के थ्रू। इसके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी नए आपके डीपीएसपीज थे उनको ऐड किया गया, जिसमें बच्चों के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट की बात की गई, उसके साथ फ्री लीगल एड की बात की गई 39A आर्टिकल। उसके साथ साथ जो था वो वर्कर्स को मैनेजमेंट में प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिले, ये डीपीएसपी में ऐड किया गया। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी स्टेट की रहेगी, इसको भी डीपीएसपी के अंदर जो है वो 48A आर्टिकल के द्वारा या थ्रू ऐड किया गया। तो देखिए यार 42nd अमेंडमेंट और ज्यादा भी है, लेकिन अगेन जितना करोगे इसके बारे में उतना कम है। मोर और लेस आई थिंक ये सारी चीजें हम लोगों ने एक बार क्लासेस के अंदर डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ टाइम के बाद 2 साल के बाद एक नई अमेंडमेंट आई, दैट इज योर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कहानी वो है 76 में जब अमेंडमेंट हुई तब आपकी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, नए आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए मोरारजी देसाई, नई सरकार आई, फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन गवर्नमेंट। उसने कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट की, जिसमें काफी चीजें जो 42nd अमेंडमेंट में सरकार ने गलतियां की थी उसको उसने चेंज कर दिया। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अब क्योंकि इमरजेंसी के बाद ये अमेंडमेंट लगी थी, तो हम सब लोगों को पता है कि जब भी 352 आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी लगती है तो वहां पे कैबिनेट के रिटन अप्रूवल की जरूरत होती है। तो पहले रिटन अप्रूवल कैबिनेट का नहीं चाहिए होता था, पहले जब जैसे पीएम ने बोला या प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दी वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती थी। इंदिरा गांधी ने उसका मिसयूज करके इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो यही कारण था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि प्रेसिडेंट तभी 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है अगर उसको रिटन में कैबिनेट जो है वो अप्रूवल देगी। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानते थे कि जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी की कैबिनेट को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसके साथ अगेन ये देखिए पूरा चीजें फिर से एक तरह से रिवाइज हो रहा है हमारा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 352 में पहले जब इमरजेंसी लगती थी वो लग जाती थी सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस से, लेकिन अभी जब हमने लेटेस्ट पढ़ा है इमरजेंसी को तो हमने देखा था कि इमरजेंसी ग्राउंड क्या है आपके, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है कि देश के लोग खुद के खिलाफ ही हथियार उठा के खड़े हो जाएं। तो पहले आर्म्ड रेबेलियन नहीं होता था, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड होता था। इसको भी चेंज किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 44th की भी रिफ्लेक्शन काफी हमें आज देखने को मिलती है। इसके साथ जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको आर्टिकल 31 के अंदर जो मेंशन था उसको वहां से रिमूव कर दिया गया और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। कहानी समझ आई? और यही वो आर्टिकल है जहां पे ये कहा गया कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेसिडेंट को एडवाइस की जाएगी, प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाउंड नहीं होगा। उसकी मर्जी है वो उसको मानने या उसको ना मानने। पर इसी अमेंडमेंट में एक चीज लिखी गई कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दूसरी बार प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि आप चाहे सेम ही एडवाइस करें जो उसने पहली बार एडवाइस की थी कि इस चीज पे साइन करो, सेकंड टाइम भी चाहे सेम ही एडवाइस कर रही है तो प्रेसिडेंट को दूसरी बार जो है वो उसको मानना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, कान एक साइड से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान यहाँ पे भी पकड़े ही गए। तो 44th में और 42nd में बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं था। पर हाँ ये जरूर है कि अगर प्रेसिडेंट एक बार मना कर दे तो वो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक एम्बेरसिंग हो जाता है। तो हमारे देश में काफी चीजें सिंबॉलिक चलती है क्योंकि सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, डेमोक्रेसी है, तो हर चीज डिसीजन सरकार ही ले तो बढ़िया है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने एक बार मना कर दिया तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के लिए वो बहुत बड़ी एक तरह से शर्मिंदगी की बात है, बहुत बड़ी एक एम्बेरसमेंट है। तो काफी चीजें हमारे यहाँ पे सिंबॉलिक होती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ सरकार को थोड़ा सा एक आईना दिखाने के लिए। लेकिन अगेन क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोगों ने ही उनको चूज किया है, तो उनकी पावर्स में हम बहुत ज्यादा इंट्रूजन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी दो अमेंडमेंट्स थी, 42nd एंड 44th। उसके बाद देखिए जो आपकी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 था जिसमें आर्टिकल 326 में चेंज किया गया। पहले आप सब लोगों को पता है वोटिंग एज हुआ करती थी 21 और अब कितनी है 18। तो 326 के अंदर ही लिखा था कि हर एक के पास राइट टू वोट है। तो ध्यान रखना, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
राइट टू वोट है, हर 21 साल का इंसान बिफोर 1989 वोटिंग में पार्टिसिपेट करता था, पर 1989 में वोटिंग की एज जो थी उसको कम कर दिया गया 21 से 18। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट हुई जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया। 74th अमेंडमेंट हुई जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, ये लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने इनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो लास्ट लेक्चर देख सकता है जहाँ पे हमने पार्ट 9 और पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया है। उसके साथ 86th अमेंडमेंट एक्ट तो 2002 था। तो जैसे मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि बताइए जरा 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी आपकी ये है जहां पे 51A आर्टिकल में आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। आर्टिकल 21A भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया जहां पे राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट बना। आर्टिकल 45 में जहां पे 0 से लेके 6 साल का बच्चा जो है उसको फ्री एंड फेयर एजुकेशन जो है वो प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। हर चीज हमारा एक तरह से रिवीजन हो रहा है। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, लेकिन अगेन हमारे लिए रिवीजन है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है वो एक रिवीजन पर्पसेस के लिए इसको यूज करो तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए उसके बाद आपकी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था। अगेन इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब याद रखना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में डिस्कस कर चुके हैं जहां पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया 333B आर्टिकल ऐड करके। उसके बाद हमारी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्लॉज ऐड हुए 15(6) और 16(6). 15 याद होगा आपको जहां पे पब्लिक स्फेयर में डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है कि डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो इन पब्लिक स्फेयर। 16 में बात होती है आप एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो आज तक हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको किसी तरह की रिजर्वेशन की बात नहीं थी, पर अभी हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 ऐड किए गए जिसमें 10% या जिसमें रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड की गई। इससे पहले हमारी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को ही रिजर्वेशन इन स्पेसिफिक आर्टिकल्स 15 और 16 के अंदर प्रदान की जाती थी। 103rd के बाद जो है वो हर चाहे वो किसी भी कास्ट का है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगी। अब यहां पे मैंने आप लोगों के साथ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी डिस्कस की थी, तो आप लोग कमेंट में डालेंगे मेरे को कि 104th जो कि लास्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन सी है, वो किसके साथ डील करती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जो है वो हम लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लैंग्वेजेस। देखिए अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो लैंग्वेजेस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है पार्ट 17 के अंदर। ये आपके आर्टिकल 343 से शुरू होता है और आर्टिकल 351 तक चलता है। क्लियर। अब समझिए सबसे पहला ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हमारी है, बहुत बार पेपर में पूछते हैं, ये है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। पर एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भाषा नहीं यूज की जाएगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था या जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता था। बाद में सरकार की जिम्मेवारी प्रेसिडेंट को बोला गया कि वो डिसाइड करेगा या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इंग्लिश को हम लोगों ने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करना है या नहीं करना है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज इंग्लिश हमारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज होती है, पर डायरेक्टली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया जो है वो आपकी या तो यूनियन है वो आपकी है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है तो ध्यान रखना इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज या हमारी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो आप सब लोगों को पता है कि शेड्यूल 8 के अंदर मेंशन है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अब देखिए यार स्टेट जो है, राज्य जो है उनकी मर्जी है, वो किसी भी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मान सकते हैं। या तो वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान ले जैसे कुछ स्टेट्स ने मानना हुआ है एमपी वगैरह ने, या वो किसी भी पंजाबी को, उर्दू को, किसी भी लैंग्वेज को, तमिल को, तेलुगु को, किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो यूनियन का हिंदी हो गया और साथ में इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा साइमल्टेनियसली। लेकिन स्टेट्स जो हैं उनकी मर्जी है, वो एक भी रख सकते हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, उनकी मर्जी है।
क्लियर। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे रहेगा कि जब स्टेट्स के जितने भी काम होंगे, जितना भी लेजिस्लेटिव वर्क होगा, जितना भी एग्जीक्यूटिव वर्क होगा, वो कौन कौन सी भाषाओं में होगा। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन वो रीजनल भाषाओं में भी हो सकता है, वो स्टेट डिसाइड करेगी। उसके बाद आ जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन और स्टेट एंड स्टेट, मतलब स्टेट और यूनियन के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, कोई कागजों का आदान प्रदान हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, स्टेट और यूनियन के बीच में जो आदान प्रदान होगा वो होगा आपका इंग्लिश भाषा में। क्लियर। और स्टेट के बीच में कौन सा होगा, जहां पे आपकी स्टेट्स दोनों एग्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों स्टेट्स कह रही है कि हमने हिंदी में कम्युनिकेट करना है, तो वो हिंदी में कर सकती हैं। ये कहेंगे हमने इंग्लिश में करना है, वो इंग्लिश में कर सकती है। ये कहेंगे हमने तेलुगु में करना है, ये तेलुगु में कर सकती है। क्लियर है। तो दो या दो स्टेट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो स्टेट्स डिसाइड करेगी। यूनियन और स्टेट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो मोर और लेस आपका क्या रहता है, वो इंग्लिश मीडियम का ही रहता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट आ जाएगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। यहां पे मैं सिर्फ 2 कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। एक बात ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो सारा केस ही आपका इंग्लिश में रहेगा। हाई कोर्ट में भी वैसे नॉर्मली इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन गवर्नर जो है वो कोई और स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन वैसे डायरेक्टली जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज हमारे यहाँ पे हमारे देश में, क्योंकि सारे लीगल प्रोसीजर जो हैं वो इंग्लिश में ही लिखे गए हैं, तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या रहेगी आपकी, इंग्लिश ही रहेगी। क्लियर, डन। तो ये है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेजेस के बारे में। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, स्पेशली हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये काफी बार पूछा गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम सब लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो है वो आपकी कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। क्लियर है। यहाँ पे आपका एक डेमोक्रेसी है। तो नॉर्मली पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी 2 तरीके से डिवाइडेड होती है, या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब समझिए प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मतलब क्या है। अब आसान भाषा देखिए, एक देश है, दूसरा देश है। एक देश रहेगा जहां पे पार्लियामेंट तुम्हारी सुप्रीम होगी, दूसरा देश होगा जहां पूरे का पूरा पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास रहेगा। तो बस जहां पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी है मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे प्रेसिडेंट की सुपरमेसी है इसका मतलब है वहां पे आपकी किसकी वहां पे जो है वो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर। तो डिफरेंस देखो, अब जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है, यहां पे हमेशा ड्यूअल गवर्नमेंट या ड्यूअल एग्जीक्यूटिव रहते हैं। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके 2 लोगों के पास जो है वो मेन पावर रहेगी। या तो आपकी रहेगी एक जिसको कहा जाएगा हेड ऑफ द स्टेट, और दूसरा होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो पार्लियामेंट से आएगा, और जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कोई भी हो सकता है। वो हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड हो सकता है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्क हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि इंडिया है, अब इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में कौन हो गया, प्रेसिडेंट। पर पावर तो उसके पास नहीं है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सारी की सारी पावर रहेगी वो रहेगी जो पार्लियामेंट से इंसान आया है। तो पार्लियामेंट से कौन आया है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आया है। क्लियर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट कोई भी हो सकता है, वो आपका एक मोनार्क हो सकता है, अगेन पावर उसके पास भी नहीं होगी, या वो आपका इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो सकता है, पावर उसके पास फिर नहीं होगी। पावर किसके पास होगी, जो पार्लियामेंट से हेड ऑफ गवर्नमेंट आएगा चूज होके, मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पार्लियामेंट्री है तो अगेन प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर रहती है। और आप सब लोगों को पता है हमारे यहाँ पे हर डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है, पर रियलिटी में पावर किसके पास है, आपकी पार्लियामेंट के सॉरी रियलिटी में पावर किसके पास है, आपकी प्राइम मिनिस्टर के पास। और वैसे देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर से हर चीज पे जो सवाल पूछा जाएगा वो कौन पूछता है, आपकी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का अगर मन करेगा, मतलब अगर पार्लियामेंट में स्पेशली लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर की जो मेजोरिटी है वो कम हो जाएगी तो सरकार आपकी गिर सकती है। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव द गवर्नमेंट। डन। तो पार्लियामेंट्री में मतलब हर सबसे ज्यादा पावरफुली आपकी पार्लियामेंट है। प्रेसिडेंशियल की बात करूंगा तो वहां पे चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट हो, चाहे वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है जो आपका फर्स्ट सिटीजन है, जिसके नाम पे सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है जो डे टू डे ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रेसिडेंशियल में चाहे डिसीजन लेने की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, काम करने की बात है, वो सारे का सारा सिर्फ एक ही इंसान के पास वेस्टेड होता है, और वो कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट। तो वहां पे सिर्फ सिंगल एग्जीक्यूटिव रूल होता है, वहां पे पार्लियामेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। डन। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए,
अकाउंटेबिलिटी में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जो आपका एग्जीक्यूटिव है, याद होगा हम लोगों ने देखा था कि मिनिस्टर जो हैं दे आर जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट एंड स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, क्योंकि वो उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे प्रेसिडेंट कोई अकाउंटेबल नहीं है, प्रेसिडेंट किसी को भी उठा के मिनिस्टर बना सकता है, कोई भी काम कर सकता है। बस हाँ ये जरूर है कि कुछ चीजों में प्रेसिडेंट को अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है, जो वहां का हाउस होता है, वहां की जो पार्लियामेंट होती है एक तरह से, लेकिन मैक्सिमम डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा खुद ही लिए जाते हैं। जैसे इस टाइम पे आप यूएसए में देख रहे हो तो ट्रंप का जो मन है वो कर रहा है, वो पार्लियामेंट से बहुत ज्यादा अप्रूवल नहीं लेता है, पार्लियामेंट ज्यादा से ज्यादा उसको रिमूव ही कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। क्लियर। लेकिन अगेन उसकी इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो भी एक तरह से इंप्लीमेंट करना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए, अब ध्यान रखिए जो गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स बनेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होंगे, सिर्फ वही मिनिस्टर बन सकते हैं। और अगर मान लो वैसे कोई मिनिस्टर बनता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर इन दोनों हाउसेस का मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कुछ है। इसका मतलब यह है कि यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी, मतलब किसी साइंटिस्ट को, चाहे उसने इलेक्शन लड़ा है नहीं लड़ा है, इवन की इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है उसको, अगर उसका खास है वो किसी स्पेसिफिक चीज में एक्सपर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल्स में है, चाहे वो डिप्लोमेसी में है, साइंस में है, तो वो उसको उठा के जो है वो अपना मिनिस्टर बना लेगा। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फायदा क्या है कि एक्सपर्ट मिनिस्टर बन रहा है, नुकसान ये है कि वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है, और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्लियर। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस की बात की जाए तो जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो अपने प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया है, पर प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है हाउस को डिसॉल्व करने की। तो एक तरह से प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, पर प्रेसिडेंट जो रहेगा वो मैक्सिमम डिसीजन उसी के पास रहेंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो टेन्योर की, तो टेन्योर जो है वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट में कब तक उसकी मेजोरिटी है। पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब भी कोई एक प्रेसिडेंट बन के आएगा तो उसका टेन्योर पहले से फिक्स होगा, 4 साल या 5 साल। क्लियर। तो ये कुछ आपके स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए हम देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे फीचर्स के बारे में। अब देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इंडिया का एक खासियत है, अगर आपने हिंदुस्तान इंडिया का अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हो। इसका सिंपल सा कारण ये है कि इंडिया में हर तरह की चीजें जो है वो इंक्लूड की गई हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इंडिया जो है वो पॉट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है। तो इंडिया में आपको फेडरल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, यूनिटरी भी देखने को मिलेगा। आसान भाषा में मैं तुम्हें समझा देता हूँ फेडरल का मतलब क्या रहता है। देखो फेडरल का मतलब है कि एक आपकी होगी यूनियन, और उस यूनियन के अंदर मल्टीपल आपकी स्टेट्स होंगी, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट। फेडरल में यूनियन जितनी पावर यूनियन के पास रहेगी उतनी ही पावर जो है वो मोर और लेस आपकी स्टेट्स के पास भी होगी। ना स्टेट्स यूनियन की पावर में इंट्रूजन कर सकती हैं, ना यूनियन स्टेट्स की पावर्स में इंट्रूजन कर सकता है। मतलब होगा तो एक देश, कंट्री तो एक ही है, लेकिन हर स्टेट जो है वो अपनी उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की उसकी जो है वो पावर्स है, उसको पहले ही पावर्स जो है वो प्रदान की गई है, प्रोवाइड की गई है। उसमें ना यूनियन इंट्रूड करता है और ना उल्टा है, ना स्टेट यूनियन के काम में इंट्रूड करेगा। तो फेडरल का स्ट्रक्चर आसान भाषा में ये है। अब देखिए फेडरल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट करने के लिए कहानी क्या रहती है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके दो तरह के हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसके लिए एक स्पेसिफिक असेंबली बैठी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और एक दायरा, एक डायमेंशन बना दिया कि हमारा देश जो है वो इस दायरे में चलेगा, ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स होंगे, ऐसे सरकार काम करेगी, स्टेट का ये पावर है, सेंटर का ये पावर है। अब मान लो एक दायरा बन गया, क्लियर। अब यहां पे ना यूनियन इसको वायलेट कर पाएगा ना स्टेट इसको वायलेट कर पाएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा फायदा रहता है स्टेट्स को, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, जहां पे यूनियन उसकी पावर्स को फ्यूचर में भी छेड़खानी नहीं करेगा। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यूनियन हमेशा पावरफुल रहेगा ही रहेगा, पर अगर यूनियन पावरफुल है तो हो सकता है कि वो स्टेट्स की पावर में इंट्रूड करे। पर अगर किसी देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई इंट्रूजन नहीं हो सकता, जो उसमें मेंशन है वो चीजें अप्लाई होंगी ही होंगी। तो वहां पे स्टेट्स जो है वो एक तरह से फ्यूचर में भी प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो कहानी क्या होगी कि एक बार तो आपने देश बना लिया,
एक बार देश बन गया, अब फ्यूचर में स्टेट्स को गारंटी कौन दे रहा है कि उनकी पावर्स में किसी तरह की इंट्रूजन नहीं होगी? वो दे रहा है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सुप्रीम होना चाहिए। अब कल को एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब 50 साल के बाद यूनियन ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, और चेंज करते ही स्टेट्स की पावर को कम करना शुरू कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इजीली चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली अमेंड नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज्यादा टीडियस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हर एक की पावर पहले ही डिसाइडेड हो कि यूनियन जो है वो 3 कामों में इन्वॉल्व रहेगा, बाकी सारे काम स्टेट्स के पास रहेंगे। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो है वो आपके कुछ प्रोविजंस रहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के। तो देखो पढ़ते हैं सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आया क्यों फेडरल में सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा? क्योंकि उससे प्रोटेक्शन रहेगी आपकी जो पावर्स डिसाइड हुई हैं यूनियन और स्टेट के बीच में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तित चेंज नहीं किया जाएगा। डिवीजन ऑफ पावर्स, पहले ही डिसाइडेड है कि यूनियन जो है वो और स्टेट जो है वो किस किस के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। सुपरमेसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कल को अगर यूनियन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो स्टेट्स कैन अप्रोच जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एनफोर्स करने की, उसको मेंटेन करने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी रहेगी? जुडिशरी की। तो जुडिशियल सुप्रीम भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो एक एग्जांपल जो हमें याद आता है वो है यूएसए का। यूएसए में हर स्टेट अपने अपनी पावर्स के साथ चलती है। वहां की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपनी पावर्स डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती है। डन? तो ये आपके कुछ फीचर्स है, फेडरल फीचर्स। उसके बाद हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें। देखो यूनिटरी आसान भाषा में, अभी हमने देखा यूनियन है। अब देखो यार वहां पे स्टेट्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सारे की सारी पावर जो है वो किसके पास होंगी? यूनियन के पास होंगी। यूनियन स्टेट्स को पावर दे सकता है, छीन सकता है, खत्म कर सकता है, इनको नई स्टेट्स बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो स्टेट्स का जो काम है, रोल है, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है किन देशों में जहां पे यूनिटरी फीचर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इंग्लैंड बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है यूनिटरी फीचर्स का। एक चीज ध्यान रखना यार, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक देश में एक ही तरह का पूरा कैरेक्टरिस्टिक चल रही है। पर इंग्लैंड को हम यूनिटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है वहां पे वो आपका किस तरह का है? एक तरह से यूनियन की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, यूनियन ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया का पहला आर्टिकल ही बोलता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम भी कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी यूनियन की बात करता है, यूनिटरी फीचर्स को एंडोर्स करता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर जो है या फेडरल वर्ड जो है उसको यूज नहीं किया गया है। ये अलग बात है, जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना उसमें फेडरल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हमारा देश, मैंने तभी कहा था कि हमारे यहाँ पे बड़ी ज्यादा इंटरमिक्सिंग है अलग अलग चीजों की। देखो यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो ना हो कोई चलेगा नहीं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। तो रिटन होगा भी तो भी कुछ नहीं होगा। तो मोर और लेस यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अब जब समझिए अनरिटन का मतलब क्या होता है। अनरिटन का मतलब है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी भी किसी स्पेसिफिक असेंबली ने बैठ के नहीं लिखा है। ये कोई लॉज पास कर रही है पार्लियामेंट, या कस्टम्स हैं पुराने, या इनकी कोई कन्वेंशंस हैं, कोई एग्रीमेंट्स पहले साइन हुए हैं, कोई लॉज बने हुए हैं पुराने टाइम के, वही चीजें चलती जा रही हैं जो एक तरह से लॉ ऑफ द लैंड बन जा रहा है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई एक स्पेसिफिक दायरा नहीं होता है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने आज एक लॉ है, कल को पार्लियामेंट दूसरा लॉ चेंज कर दे, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की जो है वो वेरिएबिलिटी या आपको फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अमेंड किया जा सकता है क्योंकि अगेन जब पावर ही पूरी यूनियन के पास है तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपका रिटन करके या कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के करना ही क्या है। तो एक तरह से यूनिटरी फीचर्स वहां पे हैं जहां पे पूरी पावर जो है वो यूनियन के पास या पार्लियामेंट के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो यूनिटरी फीचर्स आ जाएगा स्ट्रॉन्ग सेंटर, एब्सेंस ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ स्टेट्स, हर एक स्टेट जो है उसके पास अपनी अपनी पावर नहीं रहेगी। उसके साथ जो है वो पार्लियामेंट जो है वो किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। जैसे कि समझिए अब अपने हमारे देश की बात करते हैं। अब इंडिया में राज्यसभा है। अब इंडिया में मान लेते हैं आपके 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब हर एक स्टेट की तो लॉजिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे यूएस है, यूएस में जो उनका अपर हाउस है वहां पे हर स्टेट्स के इक्वल बंदे जाते हैं। हर स्टेट के मान लो 2 लोग जा रहे हैं, पर हमारे यहाँ पे क्या है, यूपी के डिफरेंट जा रहे हैं, राजस्थान से अलग जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से अलग जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। इसका मतलब है कि स्टेट आप लोगों के लिए इक्वल नहीं है। फेडरल में सारी स्टेट्स बराबर होती है, चाहे स्टेट की पॉपुलेशन 10 है चाहे लाख है, एक ही बंदा आएगा या 2 ही लोग आएंगे वहां से। यूनिटरी में
अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है, आपकी पावर, आपकी जो सिटीजनशिप है वो डिराइव की जाती है यूनियन के दौरान कि आप ब्रिटिश हैं, आप इंडियन हैं, आप कौन हैं। डन। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि इंडिया जो है वो कौन सा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। क्लियर। तो ये था आपका थोड़ा सा, क्योंकि डन, अब सेम केस है ना, जा रहे हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो आपका यूनिटरी फीचर है। अब एक बात समझिए, वापस आओ, इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पावर्स ऐसी हैं जहां पे स्टेट्स के पास स्पेसिफिक पावर है, जहां पे सेंटर इंट्रूजन नहीं कर सकता है, उसको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, नहीं वैसे नहीं कर पाएगा। तो मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर तो है लेकिन विद कंडीशंस। तो कंडीशन जब आ गई तो इसका मतलब कि स्टेट्स को कहीं ना कहीं थोड़ी पावर दी जा रही है, थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला आ जाएगा एब्सेंस ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। यस, इंडिया में नहीं है आपका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट्स, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने लिखा है। यूएसए में ऐसा है, हर स्टेट अपना अपना संविधान लेके चल रही है। उसके साथ राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब इंडिया में है तो सही, लेकिन आप लोगों का इजीली आप अमेंड नहीं कर सकते हो, मान लेते हैं ये भी हमारे लिए फेवरेबल है। उसके बाद अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल, तो इंडिया का ये भी एक तरह से अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, मतलब हमारा ये वाला जो फीचर है वो यूनिटरी है। सिंगल सिटीजनशिप भी यूनिटरी है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है मैक्सिमम केसेस में, कुछ केसेस में फ्लेक्सिबल भी है। जैसे आर्टिकल 2 और 3 में चेंज करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब है कि वहां पे फ्लेक्सिबल है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। तो फ्लेक्सिबल आ गया यूनिटरी का फीचर, रिजिड आ गया आपका फेडरल का फीचर। क्लियर। उसके साथ इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की जाए, बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड के साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे यूनिटरी और फेडरल फीचर जो है उनको इंटीग्रेट किया गया है। नो डाउट हम थोड़े से ज्यादा टिल्टेड जरूर है टुवर्ड द यूनिटरी फीचर्स। क्लियर, डन। तो ये थे हमारे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। आई होप जितने भी हम लोगों ने लेक्चर लिए हैं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कहीं प्रॉब्लम आई हो, डन, लेकिन हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि जितना हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं उतना एफर्ट करने का। और मैं आप लोगों को यही विश करूंगा, यही उम्मीद करूंगा। नो डाउट पॉलिटी बहुत ज्यादा नहीं आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी को उन्होंने कंबाइन करके रखा है। 7-8 क्वेश्चन आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे, डन। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप लोग अगर 9 क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर लो। तो आज के लेक्चर को मैं यही कंक्लूड कर रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश के साथ कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स या सारे के सारे लोग जो हैं वो अपनी सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।